मधुपुर गांव शहर से बहुत दूर एक पुरसुकून गांव। इसी गांव में बंटी अपने पिता और दादाजी के साथ रहता था। बंटी की मम्मी को गए बहुत साल गुजर गए थे। बंटी के पिता सब्जी मंडी में सब्जी का काम करते थे और सारा सारा दिन घर से बाहर रहते थे और दादाजी कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। ऐसे में बंटी अकेला रहने की वजह से बहुत शरारती हो गया था। वो स्कूल जाना छोड़ चुका था और सारा सारा दिन घर से बाहर रहता। अरे मेरी साइकिल के टायर में से हवा निकाल दी। और किसी न किसी को अपनी शरारतों से तंग करके अपना दिन गुजारता था। गांव के लोग आए दिन बंटी की शरारतों का गिला उसके पिता से करते थे। बंटी के पिता उसकी इन शरारतों से बहुत तंग आ चुके थे। वो बहुत बार बंटी को समझा चुके थे, कभी प्यार से और कभी डांट से, मगर बंटी सुधरने का नाम तक नहीं ले रहा था। मैंने तुम्हें कहा था कि शादी कर लो। घर में आज उसकी मम्मी होती तो वो इतना ना बिगड़ता। तुम तो सारा सारा दिन काम पर होते हो। अरे पिताजी, आप भी हमेशा यही बात करते हो। जिसे ब्याह कर लाता क्या मालूम बंटी का ख्याल करती भी या नहीं। बंटी के पिता की परेशानी में हर रोज इजाफा हो रहा था, मगर इस परेशानी से निकलने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन फिर बंटी की शरारतों का सिलसिला शुरू हुआ। अरे बंटी ने मेरा दूध गिरा दिया। बंटी इन शरारतों के बाद वहां से भाग जाता, मगर आज का दिन कुछ बड़ा ही हो गया। बंटी ने गली में खड़ी एक बाइक को गिरा दिया, ये देखे बिना कि इसके पीछे कोई अपने खिलौनों से बैठकर खेल रहा था। अरे मेरे बेटे को मार डाला। बंटी ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो गांव की मेन रोड तक आ जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या करे, क्योंकि वो जान चुका था कि आज उसने अपनी शरारतों की वजह से किसी इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। अगर मैं अभी घर गया तो पिताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो तो मुझे जान से मार देंगे। मैं घर नहीं जाऊंगा। इतने में वहाँ बस आ जाती है और बंटी बिना कुछ सोचे समझे इस पर सवार हो जाता है। काफी देर बस चलने के बाद ड्राइवर बंटी को किराया ना देने की वजह से नीचे उतार देता है। अब बंटी नहीं जानता कि वो कहाँ है। चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। रात ढलने वाली थी। अब जंगली जानवरों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। बंटी बहुत ज्यादा डर रहा था। अब कहाँ जाऊँ? कोई गाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और फिर ये जंगली जानवरों की आवाजें। रात कैसे कटेगी यहाँ? वो अपने लिए कोई महफूज जगह तलाश करना शुरू कर देता है और फिर एक जगह उसे गुफा नजर आती है। बंटी अंदर चला जाता है। हाँ, ये जगह ठीक है, यहाँ मैं महफूज रहूंगा। बाहर जंगल अब खौफनाक होता जा रहा था। अब जानवरों की आवाजों के साथ साथ कुछ और आवाजें भी आना शुरू हो गई थी। बंटी का दिल फटा जा रहा था। वो सोच रहा था कि अगर यहाँ कुछ ऐसा वैसा हुआ तो बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अब आवाजें आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आ रही थी, कभी किसी के हंसने और कभी रोने की। गुफा के बाहर ऐसा लगने लगा था जैसे पूरे जंगल के कौवे इकट्ठे हो गए हों। ये कौवे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या बाहर कोई खतरनाक जानवर है या फिर कोई शिकारी भी तो हो सकता है जिसकी मदद से मैं यहाँ से निकल सकूंगा। बंटी खुद से ये सब कुछ सोचता है जिसका शायद हकीकत से कोई वास्ता नहीं। वो डरते डरते बाहर की तरफ निकलता है और आवाज देता है, कोई है? क्या बाहर कोई है? मगर कोई जवाब नहीं आता। अचानक इसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। बंटी की सांस रुक जाती है। इसे लगता है कि इसके पांव हरकत करना छोड़ चुके हैं। वो बिना पीछे देखे पूछता है, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से सिर्फ खौफनाक हंसी की आवाज आती है। अब बंटी का जिस्म ठंडा पड़ चुका था और वो बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे की तरफ देखता है और खौफ से इसकी चीख निकल जाती है। इसके सामने एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। आज का खाना तो खुद चलकर हमारे पास आ गया है। ये कहकर वो बंटी को हवा में उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है।
वो एक ऐसी जगह थी जहाँ और भी कई भूत थे। उनके दरमियान आग जल रही थी और उसके ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी। बंटी ये देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बंटी को एक पेड़ के साथ बांध देती है और सभी उस कढ़ाई के पास खड़े होकर कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। बंटी चिल्लाता है, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। मगर कोई बंटी की बात नहीं सुनता। बंटी ये समझ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है। इस सब के बाद चुड़ैल बंटी को उठाकर कढ़ाई की तरफ ले जाती है। वो इसे इसमें डालना चाहती है, मगर जैसे ही वो इसे कढ़ाई में डालने लगती है तभी अचानक दूर से एक रोशनी आती दिखाई देती है। नहीं, ये कहाँ से आ गया? अब जल्दी से यहाँ से निकलो वरना सबको जलाकर भस्म कर देगा। वो सभी बंटी को वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं। उनके जाते ही उनका सारा सामान भी गायब हो जाता है। अब रोशनी बंटी के बिल्कुल पास आ जाती है और बंटी और ज्यादा डर जाता है कि शायद ये इससे भी बड़ी कोई आफत होगी। तभी वो रोशनी एक चेहरे में बदल जाती है। मैं अच्छाई की आत्मा हूँ, अब तुम सुरक्षित हो। मेरे होते वो बुराई दोबारा यहाँ नहीं आ सकती। मैं चाहता तो तुम्हें यूं ही मरने देता, जैसे कि तुम लोगों को तकलीफ देने के बाद खुद वहाँ से चले जाते हो, मगर फिर भी मैंने तुम्हें बचा लिया। बंटी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगता है और आइंदा ऐसा कुछ ना करने का वादा भी करता है। ये माफी तुम्हें मेरे से नहीं, अपने गाँव वालों से मांगनी चाहिए। ये कहकर वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और बंटी की आंखें बंद हो जाती हैं। बंटी घबराकर आंखें खोलता है। वो अपने कमरे में अपने बेड पर ही मौजूद था। बंटी के पिता उसे उठाने के लिए बात कर रहे थे। बंटी को समझ नहीं आती कि ये ख्वाब था या हकीकत, पर जो भी था वो बंटी को बदलने के लिए काफी था। आज बंटी का एक ही लक्ष्य था, सबसे माफी मांगना और तमाम शरारतों को हमेशा के लिए छोड़ देना।